हेलो गाइस, आई एम स्तुति। गाइस, मैं आपके लिए यूपी टेट सीडीपी की मैराथन लेकर आई हूँ। इसमें मैंने अपनी बेस्ट दिया है, जैसे आपको बेस्ट मिल सके, बेस्ट समरी मिल सके यूपी टेट के पेपर से कुछ टाइम पहले, जिसे पढ़ के, जिसे सुनकर ही आप यूपी टेट का पेपर क्लियर कर सकें। गाइस, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़, बहुत सारी बुक्स का निचोड़, अपने सारी स्टडीज का निचोड़ लेकर आई हूँ यूपी टेट का पेपर इजी बनाने के लिए। सो गाइस, मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिएगा, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे लिए आपका हर एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल रहेगा। मैं कोशिश करूंगी हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। या डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होती है, इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक कंपेयर फॉर्म में रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये जो हमारी ग्रोथ होती है ये क्वांटिटेटिव होती है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो इंसानों की जो हाइट बढ़ती है एक लिमिटेड टाइम तक बढ़ती है और एक लिमिटेड बढ़ती है। मतलब मैं बता सकती हूँ उसकी इतनी हाइट है या किसकी कितनी हाइट है, उसे मेजर कर सकते हैं किसी की भी हाइट। तो क्वांटिटेटिव मतलब मैं बता सकती हूँ 5 फीट है, 6 फीट है, कितनी है उसे क्वांटिटी में बता सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव तो बता ही सकते हैं, क्वालिटेटिव भी बताते हैं। क्वालिटेटिव जैसे किसी के माइंड का जजमेंट करना, क्रिएटिविटी का जजमेंट करना, तो मैं उन्हें ईजिली ये नहीं कह सकती उसका 100 मार्क्स दे दिए उसे कि वो हाँ उसका 100 लेवल का माइंड है या उसका 100% गुड माइंड है। ऐसा कुछ हम उसे परसेंटेज के या नंबर के टर्म में नहीं दे सकते, बट हाँ गुड, बैड, बेटर, बेस्ट ये सब बता सकते हैं। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में आती है, ये केवल क्वांटिटेटिव होता है। आगे जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का होता है। हमारी होल लाइफ जितना भी हम जीवन जीते हैं उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। जबकि जब ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पीरियड तक होती है, उसके बाद ग्रोथ होनी रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट बढ़ी, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम तक बढ़ी, फिर रुक गई। तो ग्रोथ हमारी लिमिटेड टाइम तक होती है। अब इससे आगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इन दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंपैरिजन वगैरह से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है। जो डेवलपमेंट की स्टेजेस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र तक हमारी इन्फेंसी कहलाती है। इन्फेंसी में बच्चा जो भी सीखता है, समझता है, वो सेंसेस के थ्रू, अपने कान, आँख, नाक के थ्रू समझता है। ठीक है, तो यह इसमें के लिए साइंस बेस्ड, ये साइंस बेस्ड कहलाती है इन्फेंसी पीरियड हमारा। सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके जीवन में सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है पैदा होने के बाद से। वो अपने माता पिता से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब बातचीत नहीं करता, हाँ, मगर इंटरेक्ट करता है, उनकी बात समझने की कोशिश करता है। अब क्रॉल एंड वॉक, वो घुटनों के बल चलने लग जाता है और वॉक हल्का हल्का दीवार पकड़ के भी चलने लग जाता है। अब है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है कि कौन क्या कैसे कर रहा है और फिर उसकी नकल करता है। इमिटेशन मतलब किसी चीज को देखकर हम उसकी जब नकल करते हैं उसे इमिटेशन बोलते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र के लिए होता है। वैसे कई कई यहाँ पे 7 भी लिख देते हैं, बट हाँ इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक अप्रोक्स आएगा। जो बेटर ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अब आ रहा है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या है, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है। जैसा कि आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में, सब जगह, आपके जो गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, वहाँ पे सब बच्चे 2 से 6 साल तक की उम्र में बहुत खेलते हैं, सड़कों पे बहुत घूमते हैं, मस्ती करते हैं आपस में। तो उनका सोशलाइजेशन होता है फास्टेस्ट होता है और उनकी फास्ट फिजिकल ग्रोथ भी होती है। उनकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है। अब है प्री गैंग एज। प्री गैंग एज क्यों कहा गया है, प्री मतलब पहले, तो गैंग एज से पहले का पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड। अब गैंग एज क्या होती है, गैंग एज वो एज होती है जब बच्चा एक गैंग बनाना पसंद करता है, मतलब ग्रुप में बच्चों के साथ मस्ती करना, अपने साथ के बच्चों का ग्रुप बनाना। तो प्री गैंग एज कहलाती है अर्ली चाइल्डहुड। इसे प्ले एज भी कहते हैं क्योंकि बच्चा 2 से 6 साल तक की उम्र में पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता, प्ले करता है, मस्ती करता है, टॉयज के साथ खेलता है, इसलिए टॉय एज भी कहते हैं। अब आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड हमारी 7 से 11 ईयर्स तक के बीच की होती है। अब लेटर चाइल्डहुड में हमारी क्या आती है, एलिमेंट्री स्कूल एज होती है।
लेटर चाइल्डहुड में गैंग एज मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि ग्रुप बनाना, बच्चों के साथ मस्ती करना, वो गैंग एज कहलाती है। तो अभी हम समझ रहे थे लेटर चाइल्डहुड क्या होता है। हमारा वो टॉपिक अभी बीच में था, अब जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे ले आई। लेटर चाइल्डहुड जो मैं आपको बता चुकी थी कि 7 से 11 साल की उम्र के बीच का होता है। लेटर चाइल्डहुड में हमारा ट्रबलसम एज कही जाती है लेटर चाइल्डहुड को। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है वो सोसाइटी की नई नई चीज़ों से अवगत होता है, उसे नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है, ट्रबल फील होता है कि ये क्या है, क्यों है, क्या रीज़न है इसका। इसके बाद आता है स्मार्ट एज, मगर इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत स्मार्टली हर चीज़ को सीख लेता है। हाँ, वो नई नई चीज़ों से मिलता है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, तो ट्रबलसम एज भी कहते हैं। मगर उन्हें स्मार्टली सीख लेता है, इसलिए स्मार्ट एज भी कहते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो मैच्योरिटी मतलब कि उस बच्चे को जो 7 से 11 साल की उम्र के बीच का है, उसे लगता है कि वो बहुत मैच्योर समझदार हो गया है, मगर हाँ उतना समझदार नहीं होता जितना वो सोचता है। हम सबके साथ ये सारी कंडीशंस आई होंगी, आप खुद को रिलेट करके इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब एडोलसेंस, एडोलसेंस 13 to 19 ईयर्स की एज गैप के बीच में होता है। ट्रबल एडोलसेंस बहुत अजीब सा एक पीरियड होता है जहाँ पे कुछ अच्छा भी बहुत अच्छा होता है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इसका कैसे ये हो गया है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इस एज में, एडोलसेंस में। मतलब बच्चा दिमागी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपना व्यवहार उसका परिवर्तित हो रहा होता है, तो उसे कभी बार जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी रूड लगते हैं अगर वो डांट देते हैं। उसे लगता है कि मेरी बात कोई समझ नहीं रहा है, मैं या फिर मैं किसी को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी रहती है, लैक मतलब कमी रहती है। डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी, मगर इसमें क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। जैसे एडोलसेंस का जो बच्चा होता है हमेशा अपनी चलाना चाहता है कि मेरी चले, मेरी सुने सब। अब आता है इसमें हमारा एक 2020 जनवरी में यूपी टेट का पेपर में ये आया था कोटेशन, मतलब ऑप्शंस के साथ आया था कि डेफिनेशन किसने दी है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्राइक। कि जो एडोलसेंस होता है वो पीरियड होता है, एक समय अवधि होती है ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव की, स्ट्रॉन्ग की, स्ट्राइक की। तो ये हमारी किसने दी है, स्टेनले हॉल ने। ऑप्शंस में और भी आए थे, मैंने सॉल्ट में लिख दिया, स्टेनले हॉल ने दी है। अब आता है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारा मैक्सिमम डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है इंटेलिजेंस का, एडोलसेंस की एज में। एडोलसेंस की एज में ही हमारा सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। तो ये हमारे आया था इसके बारे में भी 2016 फैब यूपी टेट के पेपर में। अब मैंने ये कुछ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि हमारे पेपर में आ चुके हैं, जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, एक चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो किससे रिलेट करती है, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल और इमोशनल। कौन सी में अर्ली चाइल्ड, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हाइट का। तो हाइट हमारी क्या चीज़ होती है, फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल या मॉरल या इमोशनल। ऑब्वियसली फिजिकल, शारीरिक, ये हमारी शारीरिक डेवलपमेंट ही होती है ग्रोथ। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑप्शन इसका ये हो गया, 2020 जैन यूपी टेट के पेपर में आया था। नाउ गैंग एज इज एसोसिएटेड विद एज, गैंग एज इज एसोसिएटेड विद एज, कौन सी एज के साथ एसोसिएट होता है गैंग एज। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, याद होगा कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। उसमें मैंने बताया था जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें प्री गैंग एज होती है और लेटर में गैंग एज होती है। अब लेटर चाइल्डहुड का पीरियड क्या होता है, ऑलरेडी वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है 7 to 11 ईयर्स। अब इसमें देखते हैं नियरेस्ट, मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि 7 और 11 ही दे रखा हो, जैसा कि 16 और 19 तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, 3 to 6 बिल्कुल भी नहीं थी, या 8 to 10 तो लाई करती है। अभी हम आगे देखते हैं, 16 to 19 ऑब्वियसली नॉट। ये तो एडोलसेंस की एज हुई। राइट ऑप्शन क्या हुआ, 8 to 10 ईयर्स एज। और इसमें एक और क्वेश्चन साथ में था, मगर वो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इससे कनेक्टेड ही था।
डिलेड डेवलपमेंट विल, डिलेड डेवलपमेंट कब होता है? सोशलाइजेशन के साथ। मगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा था, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारा 2018 नवंबर यूपी टेट में आया था। अब एक वुडवर्थ थे, उन्होंने ये थ्योरी दी है या कह लें फॉर्मूला दिया है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, कि जो डेवलपमेंट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो इनहेरेंट होती है। और हेरिडिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे कोई चेंज नहीं हो सकते, तो हेरिडिटी भी हमारी चेंज नहीं होती है। जो डीएनए मिला है वो ही मिला है, वो चेंज नहीं होगा। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स, हमारे डियर एंड डियर्स जो हमारे आसपास रहते हैं, नेबर्स, ये सब लोग हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, हमारे स्कूल, हमारे फ्रेंड्स। मगर एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। हमारे पापा की अगर पोस्ट किसी और शहर में हो जाती है हमारे चाइल्डहुड पीरियड में, तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से अपने आप। अब ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हाँ, इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि पेपर में 3-4 बार इसके बारे में आया है कि किसने दिया है, वुडवर्थ ने। इन डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। बहुत सारे घुमा घुमा के इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, इसे छोटा समझ के निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यूपी टेट में ज़्यादातर इसे थोड़ा इग्नोर सा करते हैं, जैसे और टीचर्स जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, जो वीडियो होंगी, आपने कहीं पे भी ऑफलाइन कोचिंग्स ली होगी, तो आई डोंट नो मगर इस टॉपिक को क्यों इग्नोर करते हैं वो लोग। मे बी सी टेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, केवल गार्डनर की थ्योरी इंपॉर्टेंस रखती है, दैट्स वाई। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम केवल पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ पढ़ेंगे जो पेपर में आनी है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। वो एबिलिटी जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, मतलब सीखते हैं, और अप्लाई करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को और स्किल को। वैसे डेफिनेशन कभी आई नहीं है, मगर एक जस्ट फॉर अ नॉलेज और एक ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मेन क्या आया है? दिस वन, ये फॉर्मूला इसमें काफ़ी बार आया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वो आए एमसीक्यूज जिसमें न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आया है, जिससे मेंटल एज दे दी, क्रोनोलॉजिकल एज दे दी, फिर एक फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। सो ये आईक्यू का फॉर्मूला है जो कि टर्मैन ने दिया है। ये भी बहुत बार आया है कि ये फॉर्मूला किसने दिया है, ये फॉर्मूला टर्मैन ने दिया है। अब इसे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसे याद करने की ट्रिक है मक्का। ये भी कह सकते हो आप मक्का, मक्का खाया होगा, मक्के की रोटी खाई होगी, तो वैसे याद कर सकते हो मक्का इंटू 100 चपाती ऑफ मक्का। चलिए, मजाक की बात हो गई, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, मे बी आप नहीं भूलोगे अब मक्के के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंटल एज। मेंटल एज भी एक, ये यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है मेंटल एज, ये किसने दिया है? दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने ये कंसेप्ट दिया है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि मेंटल एज का फॉर्मूला किसने दिया है, कंसेप्ट किसने दिया है। अब हम पढ़ते हैं भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट एक तरीके का टेस्ट है जो कि सीएम भाटिया ने दिया है, जो कि इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में काम आता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। इंटेलिजेंस के जो भी मैं जितने भी लिखे हैं, ये आई थिंक 4-5 टाइम्स हर एक पॉइंट आया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन के स्पेस पे होता है, जैसे जीनियस, जीनियस है तो उसका जो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल है वो कितना होगा? 140 या फिर उससे अबव। जो नॉर्मल और एवरेज आईक्यू वाले लोग होते हैं, जैसे हम सब एवरेज ही हैं, 90 to 109, 90 to 109। इडियट जो बिल्कुल मतलब जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल इडियट है, वो 0 to 24। मेन हमारा जीनियर और नॉर्मल है, इसे याद रखिएगा। अभी थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, पेपर में आता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, तो हमसे याद करते हैं सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी है, अल्फ्रेड बिनेट,
याद रहेगा, एल्बर्ट बिनेट। और जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसमें से एफ गायब हो गया, चलिए, टू फैक्टर थ्योरी है चार्ल्स स्पीयरमैन। किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन। कौन से मैन ने दी है टू फैक्टर थ्योरी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर। कौन से? हॉवर्ड गार्डनर। आप याद कर सकते हैं, किसी गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल एंड फ्लूइड, क्रिस्टल और फ्लूइड जैसे लिक्विड होता है वो इंटेलिजेंस, जैसे रेमंड बी कैटल ने दी है। कैटल, रेमंड बी कैटल। अब है हमारी फिफ्थ थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस और मल्टी फैक्टर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लुइस एल थर्नस्टोन, लुइस एल थर्नस्टोन। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी हमें किसने दी है? लुइस एल थर्नस्टोन। अब हमारा आता है न्यूमेरिकल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो उससे रिलेटेड 5-6 बार लगभग यूपी टेट के पेपर में न्यूमेरिकल आया है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें इसे। 5 years of मोहन हैज मेंटल एज ऑफ 8। जो 5 साल का मोहन है उसकी मेंटल एज 8 है। What is his IQ? उसका IQ क्या होगा? ये हमारा 2017 अक्टूबर के यूपी टेट का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? IQ मैंने आपको याद कराया था, मक्का, मक्का की रोटी सबने खाई होगी, मक्का इंटू 100। अब इसमें मेंटल एज क्या हुई हमारी? ये 8 years मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो रियल एज है 5 years का है वो समय, कितना? 5 years का, फिर क्रोनोलॉजिकल एज होती है। तो 8 मेंटल एज, 5 क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। 5 से 100 जाएगा 20 जहाँ पर, 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 160। तो मोहन का IQ क्या बैठा? 160। ओके, थैंक्स। हमारा इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बारे में डिटेल में नहीं आएगा पेपर में, बस इतना आ जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? पेवलोव ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? डॉग पर। डॉग पर एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी में हुआ? क्लासिकल कंडीशनिंग। इन तीनों को घुमा फिरा के ही हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर में। अब है BF स्कीनर। BF स्कीनर ने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। मतलब ये एक ही थ्योरी है, इन्हें दो नाम के, ये एक ही थ्योरी है और इन्हें दो नाम से जाना जाता है, और भी नामों से जाना जाता है। पेपर में ये दो नाम बहुत आते हैं। और स्कीनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? रैट पर, मतलब चूहे पर। पेवलोव ने डॉग पर, मतलब कुत्ते पर। और स्कीनर की एक बुक है बहुत फेमस है, वो भी बहुत आती है पेपर में, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2018 पेपर 2 में आया था, वैसे तो बहुत बार आया है। सो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्कीनर की बुक है। अब आते हैं हम थॉर्नडाइक पे, EL थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का दूसरा नाम है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर, बिल्ली पर। अब इसके कुछ लॉज हैं लर्निंग के, ये थॉर्नडाइक के ही लॉज हैं लर्निंग के। इसके दो लॉ हैं, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ 3 है। कौन से 3 है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ इफेक्ट को कई बार इंसेंटिव या स्टिमुलस नाम से भी आ जाता है। लॉ ऑफ इंसेंटिव या लॉ ऑफ स्टिमुलस, या फिर लॉ ऑफ मोटिव, रीडीनेस की जगह मोटिव, लॉ ऑफ ड्राइव। तो आपको इन दोनों नामों से याद करना होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे सब सेकेंडरी लॉ है, इसमें 8 टाइप्स हैं, 8 लॉ है। इन 8 लॉ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला है, इसमें इनके बारे में तो नहीं आता है, बस जैसे ऐसे आ जाता है कि हमें कोई से 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बताया, उसमें से कहा गया कि इसमें से प्राइमरी बताओ कौन सा है, या सेकेंडरी बताओ कौन सा है, या कौन सा नहीं है।
इनमें ही ये 3 प्लस ये 8 टोटल 11 लॉज याद करने होंगे। इन 8 के अलावा कई बार क्या करते हैं कि कोई से 3 ऑप्शन तो इनमें से ही कोई से दे दिए इन 8 में से, और एक कुछ अलग दे दिया, तो हमें पहचानना होता है, इसलिए हमें इन्हें याद करना होगा। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, law of response by analogy, law of associative shifting, law of associative shifting, law of partial activity, law of partial activity। इन्हें अच्छे से दिमाग में रख लेना कि कोई भी मिस्टेक ना हो, हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है थॉर्नडाइक में से, सो थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से याद रखना। अब है गैनिंग, जिससे इसमें दूसरा वाला जी साइलेंट होता है, इसे गैने प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो गैने की थ्योरी है हिरार्की ऑफ लर्निंग, हिरार्की ऑफ लर्निंग, और इनकी बुक बहुत फेमस है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हमने स्कीनर की बुक पढ़ी थी, स्कीनर की बुक थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आते हैं कुल्ट लेवन, कुल्ट लेवन की क्या है, फील्ड थ्योरी। कुल्ट लेवन ने अपनी एक फील्ड थ्योरी दी है। इसके बाद आता है एल्बर्ट बंजूरा, एल्बर्ट बंजूरा सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन्होंने 2 थ्योरी दी है, एक तो सोशल लर्निंग थ्योरी, एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। और इसके बाद हम आते हैं मैक्स वर्देमन। मैक्स वर्देमन की जो थ्योरी है उसका नाम है गेसार्ड थ्योरी या फिर इनसाइट थ्योरी। इसे गेसार्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कह सकते हैं। इन सब में डिटेल में तो बहुत कुछ नहीं आता, क्योंकि डिटेल में एक बार को सी टेट में तो बहुत कुछ आ जाता है डिटेल में, मगर यूपी टेट में केवल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। डिटेल में अगर टाइम होता तो मैं आपको उन्हें डिटेल में बहुत अच्छे से समझाती, आगे मौका मिला तो मैं आपको समझाऊंगी बाद में कभी, मगर अभी आपके लिए यही बेटर है कि आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, डिटेल में ना जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है पेपर के लिए। पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने इसमें 3 लर्निंग डोमेन्स दी हैं। कितने? 3। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। सो जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू माइंड, हमारे दिमाग से रिलेटेड, हमारे दिमाग जैसे मेंटल स्किल से रिलेटेड, जो भी दिमाग से हम सोचते हैं, जो दिमाग जिसमें भी हम यूज करते हैं अपने ब्रेन को, तो वहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन आता है। अफेक्टिव डोमेन कहाँ आता है? जहाँ पे फीलिंग इन्वॉल्व होती हैं, एक एटीट्यूड इन्वॉल्व होता है, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ आता है अफेक्टिव डोमेन। एंड साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन सेंसरी या मोटर स्किल में आता है। सेंसरी मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेंसरी क्या होता है? जब हम सेंसेस के थ्रू कोई चीज सीखते हैं, आँख, नाक, मुंह, इन सब चीजों के थ्रू कुछ सीखते हैं। और मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स हमारे मसल्स की स्किल्स के लिए आता है। जब हमारी मसल्स किसी काम को करने के लिए ट्रेंड हो जाती हैं, जैसे स्वेटर बुनना, स्टार्टिंग में बुनो तो बहुत धीरे बुन सकते हैं, बुनते ही हैं, मगर बाद में वो मसल्स हमारी ट्रेंड हो जाती हैं। ऐसी हर काम के लिए, कोई भी काम हो तो उसके लिए मसल्स हमारी ट्रेंड हो जाती हैं, अगर हम एक काम बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो वो सब हमारा साइकोमोटर डोमेन में आता है। अब कॉग्निटिव जो डोमेन है, इसकी 6 कैटेगरीज हैं। कितनी? 6 कैटेगरीज है, और ये लाइन वाइज याद करनी होगी हमें, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते, पेपर में आता है इन्हें अरेंज करना, कि इन्हें अरेंज करना है, थोड़ा मिक्सअप करके दे देते हैं, फिर इसे अरेंज करना होता है, तो इसे याद करना होगा। पहला है हमारी नॉलेज, दूसरा कंप्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, 5th सिंथेसाइसिस एंड 6th इवेल्युएशन। अभी होता क्या है? नॉलेज,
नॉलेज, जब हमें किसी चीज से नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसे नॉलेज बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, कहीं पर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, कोई भी बात सुनी पढ़ी, तो वो सब नॉलेज में आता है। कंप्रेहेंशन, जरूरी नहीं है हमारे कानों में जितनी भी बातें पड़ती हैं तो वो हमें समझ आ जाए, मगर जो बातें समझ में आती हैं, कंप्रहेंशन मतलब जब हमें बात समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो जब हम किसी नॉलेज को समझ लेते हैं तो कंप्रहेंशन कहलाता है, मतलब समझ लेना। उसके बाद केवल समझने से काम नहीं चलता, हमने कोई नॉलेज ली, उसको समझ ली, बात खत्म। उसका एप्लीकेशन करना होता है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसे लागू करना होता है। तो एप्लीकेशन मतलब उसे फिर उस नॉलेज जो हमने समझी है उसे लागू करना। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस और सिंथेसाइजिस, इसमें क्या डिफरेंस है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। बहुत इजी वर्ड्स में बताऊंगी मैं आपको। एनालिसिस क्या होता है? जब हम किसी एक वर्क को सीखने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक बड़े वर्क को सीखने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एनालिसिस, एनालाइज करना। मगर सिंथेसाइजिस क्या होता है? जब हम छोटे छोटी सी इंफॉर्मेशन ली, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं तो हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो हम कुछ यूट्यूब से लेते हैं, कुछ गूगल कर लेते हैं, कुछ बुक में से छांटते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करके अपना कंसेप्ट बनाते हैं, समझते हैं, उसे सिंथेसाइसिस कहते हैं। और एनालिसिस क्या बताया? जैसे कोई बड़ा सा मैंने आपको भी पैरा लिख दूं और वो समझने में बहुत ट्रिकी हो जाए, बहुत टफ हो जाए, आपको समझ में ना आए, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें समझते हुए विद एग्जाम्पल्स समझते हुए आप उन्हें याद कर सकते हैं, वो एनालिसिस होता है। एनालिसिस, सिंथेसाइसिस, आई थिंक अब आप कभी नहीं भूलोगे इसे। अब हमारा आता है सिक्स्थ। जब हमने इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइसिस कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब जांच करना। अब उसका चेक होता है कि वो जो हमारा पूरा रिजल्ट निकल के आया है वो क्या निकल के आया है। सो ये हमारी 6 कैटेगरीज है जिसे हमें बहुत अच्छे से लाइन वाइज याद करना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगला अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो और टीचिंग दो वर्ड से बनता है। माइक्रो मतलब छोटा, टीचिंग मतलब पढ़ाना। तो टीचिंग सिखाने के लिए एक छोटे तरीके से पढ़ाने के एक मेथड को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। जब कोई टीचिंग करना सीखता है कि टीचिंग कैसे करते हैं, तो उसका एक मेथड होता है कि पहले वो माइक्रो टीचिंग के जरिए सीखता है, मतलब टीचिंग का एक छोटे रूप में सीखता है वो चीज़ों को। उसके बाद मैक्रो टीचिंग आती है। मैक्रो मतलब बड़ा, तो जो बड़ा जिसमें बहुत लॉन्ग डिटेल में वो जैसे एग्जैक्ट क्लास होती है उस तरीके से सीखता है। यहाँ पे माइक्रो में ये छोटे लेवल का होता है, स्टार्टिंग लेवल का होता है। ये कंसेप्ट हमारा ड्यूलाइट एलन ने दिया था। किसने? ड्यूलाइट एलन ने। इसमें से एक क्वेश्चन आया था एक बार 2018 में, चेक कर लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग की साइकिल होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। इवन अभी जो 2021 में पेपर हुआ था नवंबर में, जो कैंसिल हो गया था, तो उस पेपर में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब इसकी 6 स्टेजेस होती हैं, 6 स्टेजेस। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। टाइम की लिमिट मतलब प्लानिंग हम कितनी देर भी बैठ के कर सकते हैं। प्लानिंग क्या होती है कि हमें कैसे पढ़ाना है, इस चीज को हम पहले से प्लान करके जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं टीचिंग। टीचिंग मतलब उसके बाद हम पढ़ाते हैं, जो कि 6 मिनट की होती है। ओके, उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है। जब हम पढ़ा देते हैं तो जिन बच्चों को या जिनको भी हम पढ़ाते हैं उनसे हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कैसा पढ़ाया, तो वो भी 6 मिनट का होता है। उसके बाद जो फीडबैक मिलता है तो हमें जो जो अपनी प्रॉब्लम्स, गलतियाँ, मिस्टेक्स लगती हैं तो उसके लिए हम रीप्लानिंग करते हैं, वो 12 मिनट की होती है। प्लानिंग का तो कोई टाइम नहीं होता कि लिमिट हो, कोई पर्टिकुलर टाइम हो, मगर रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट मिलते हैं। उसके बाद रीटीचिंग होती है, मतलब हमने प्लानिंग कर ली, अपनी गलती सुधार ली, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं उस दोबारा से प्लानिंग करने के बाद, उसे कहते हैं रीटीचिंग। वो भी 6 मिनट की होती है। इसके बाद री फीडबैक,
जब हमने दोबारा से बढ़ा दिया तो हमें फिर फीडबैक मिलेगा, वो भी 6 मिनट का होता है। और इस ऐसी ही साइकिल चलती जाती है। जब भी फीडबैक हो जाता है फिर से हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं जैसा कि हमें फीडबैक मिलता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। बहुत इजी होती है ये, बहुत अच्छी चीज़ होती है एक टीचर बनने के लिए। एक टीचर बनने के लिए सबसे पहले छोटा सा लेवल है ये, जिससे टीचर एक टीचिंग करना सीख पाता है कि कैसे टीचिंग करनी चाहिए। और इसके बाद मैक्रो टीचिंग होती है, उसमें वो डिटेल में सीख पाता है एक टीचर बनना कि हमें कैसे करके हर चीज़ से डील करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे टीचिंग करनी चाहिए, और फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये सारी चीज़ें हमें इन सब से पता चलता है। ओके, हमारा टॉपिक यहीं तक ही है। तो अब हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी कुछ ये थ्योरीज हैं जो कि पेपर में बहुत बार आई हैं। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की ये हिरार्की नीड की थ्योरी है। ये पूरा ट्रायंगुलर डायग्राम अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया हुआ है। अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले ये बेसिक स्टेज दी है, ये है फिजियोलॉजिकल नीड। क्या? फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें क्या होता है कि बेसिक नीड है ये। बेसिक मतलब इंसान के जीने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल ठीक, रोटी कपड़ा मकान ही है। फूड, स्लीप, क्लॉथ्स, वाटर, जो भी बेसिक नीड होती है वो आती है फिजियोलॉजिकल। जब हमें ये चीज मिल जाती है तब हम इससे ऊपर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें किस चीज की नीड होती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खुद को सेफ फील करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी हमारे पास आती रहे। हेल्थ हमारे पास हेल्थ की मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और कैपेबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अपने हेल्थ के छोटे मोटे चेकअप्स और मेडिसिन ले सकें। फिर प्रॉपर्टी। एक सेफ्टी पर्पज के लिए प्रॉपर्टी हमेशा से बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, तो प्रॉपर्टी भी सेफ्टी नीड्स के अंदर ही आती है। थर्ड होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। सेफ्टी नीड के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। इसमें क्या होता है, जब इंसान के पास सेफ्टी आ गई, पहले घर ले लिया, खाना पीना कपड़े ले लिए, उसके बाद जॉब आ गई, अब इसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब उसे क्या चाहिए? फैमिली के साथ प्यार, फ्रेंड्स के साथ अपनापन, तो उससे लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या होती है? अब उसे फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ मिल गई, मे बी उसकी मैरिज भी हो गई, अब उसे चाहिए एस्टीम नीड, मतलब रेस्पेक्ट और स्टेटस इन द सोसाइटी। उसे एक रेस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो वो चाहेगा, उसके लिए वर्क करेगा। इसके बाद हमारी फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है? डिजायर टू बिकम मतलब हमारी ना सारी मोह माया त्याग दिया, मतलब सब कुछ अब तो हमारे पास किसी चीज की जरूरत नहीं है, तब इंसान एक गहन चिंतन करता है कि वो और क्या करना चाहता है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ नहीं आता है, मेनली आता है कि बेसिक नीड, इसी बेसिक नीड कहलाती है। इसके बारे में आ जाता है कि फर्स्ट स्टेज किसकी है? बेसिक नीड की। अब्राहम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है? हिरार्की थ्योरी। कितने स्टेजेस हैं इसमें? 5। आगे बढ़ते हैं एमसी डॉगल्स पर। एमसी डॉगल्स ने 14 इंस्टिंक्ट थ्योरीज दी है। 14। अब मैं 14 नहीं बताऊंगी क्योंकि पेपर में नहीं आती है, आपका टाइम वेस्ट होगा उन्हें जानने के समय, पेपर के पीक टाइम पर। अब ये थर्ड हल की ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हल ने कौन सी थ्योरी दी है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हल ने दी है। नाउ फोर्थ वन इज विक्टर ब्रूम ने कौन सी थ्योरी दी है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनके बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं आता है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ स्पीक टाइम में आपको इनके बारे में बताकर। सो जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। कितनी? 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? फर्स्ट का सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड का प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनसे रिलेटेड ईयर होता है। सेंसरी मोटर स्टेज का ईयर है बर्थ टू 2 इयर्स, पैदा होने के बाद से 2 साल तक की उम्र के बीच का समय।
प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 6 साल तक की उम्र के बीच का समय होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 ईयर्स के बीच का समय होता है। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 साल से लेकर होल लाइफ तक चलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2018 यूपी टेट पेपर फर्स्ट में कि कितने वर्ष का होता है, 2 to 6 ईयर के बीच का होती है सेकेंड स्टेज। इसमें 2017 यूपी टेट के सेकेंड पेपर में आया था कि सेकेंड स्टेज का नाम बताएं, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऐसी यूपी टेट के 2018 के पेपर फर्स्ट में आया था कि थर्ड स्टेज का नाम बताएं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस तरीके से आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। अब आता है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, जब एक बच्चा सेंसस के थ्रू सीखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फेंसी के पीरियड में एक छोटा बच्चा जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र के बीच का होता है, तो तब वो अपने सेंसेस से सीखता है। वो बड़ों को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हाव भाव हैं उनके, तो उस हिसाब से ही वो इमिटेटिव बिहेवियर मतलब नकल करके सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम प्री लॉजिक एज भी कहते हैं। प्री लॉजिक मतलब जब ये कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है, तो लॉजिक लगाने से पहले की उम्र, प्री मतलब पहले की, सो प्री लॉजिक, यहाँ पे प्री लॉजिक यूज करता है बच्चा। अब है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है बच्चे का, मगर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो उन पे लॉजिक लगाने लग जाता है जो उन्हें दिख रहा होता है। मगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा उन चीजों पे लॉजिक लगाने लग जाता है जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखते नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते, मतलब दिमाग में वो सोच लेते हैं, उनकी इमेजिनेटिव पावर, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और मैच्योर मॉरल रीजनिंग हो जाती है। जो उनकी मॉरल रीजनिंग हो जाती है, सोचने का दायरा कह सकते हैं, वो बहुत मैच्योर हो जाता है, मतलब वो बहुत समझदार हो जाते हैं। ये जो पूरी टर्म है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड मैच्योर मॉरल रीजनिंग, ये पेपर सेकेंड 2016 फेब में यूपी टेट में आया था। सो ये हमारा पूरा जीम पियाजे के बारे में है, इसे याद रखिएगा। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी गाइज। मुझे आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो लाऊंगी। थैंक यू गाइज।